Hello my dear students, myself Sukhdev Chaudhary, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी CLC सीकर। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स। और जैसा कि आपको पता है कि अपन ने पूरी फिजिक्स को 9 यूनिट्स में डिवाइड किया है और जिसकी फर्स्ट यूनिट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज अपन कवर अप करेंगे इसके दो छोटे छोटे टॉपिक्स है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ये फिजिक्स का बहुत ही एक बेसिक सा पार्ट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि फिजिक्स का कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसके अंदर अपन यूनिट्स और डायमेंशंस की बात नहीं करते हैं। हर चैप्टर में, हर टॉपिक में अपन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज उनके साथ में डील करते हैं। तो सबसे पहले अपन आज बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो देखिए, ध्यान से देखना। तो ध्यान से देखना, देखो, द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। तो कोई भी क्वांटिटी जिसको अपन मेजर कर सकते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है ना? मतलब जिसका अपन एस्टिमेशन कर सकते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको अपन माप सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं, तो कोई भी चीज है उसकी लेंथ को अपन मेजर कर सकते हैं। जैसे मान के चलेगा ये मेरे पास में मार्कर है, इसकी लेंथ को मैंने मेजर किया, 15 सेंटीमीटर आई। ठीक है ना? या हो सकता है कि ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड की यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ है वो मैं मेजर करता हूँ, मान के चलेगा 2 मीटर आई, तो इसकी लेंथ को अपन मेजर कर सकते हैं। इसी प्रकार से फोर्स है, उसको भी अपन मेजर कर सकते हैं। मास है, उसको भी अपन मेजर कर सकते हैं। तो कोई भी क्वांटिटी जिसका अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसका अपन एस्टिमेशन कर सकते हैं, उसको अपन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है ना? इसके बाद में अपन अगली बात करते हैं मेजरमेंट की। व्हाट इज मेजरमेंट? तो ध्यान से देखना, देखो, मेजरमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका एस्टिमेशन करते हैं। और एस्टिमेशन अपन किस प्रकार से करते हैं? कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी का अपन उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ में कंपैरिजन करते हैं। द प्रोसेस इन विच वी कंपेयर the magnitude of a physical quantity with reference standard value। तो ध्यान से देखना, देखो, the process in which we compare the magnitude of a physical quantity with its reference standard value is called measurement। तो बेसिकली मेजरमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके मैग्नीट्यूड का अपन एक रेफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ में कंपैरिजन करवाते हैं। ठीक है ना? अब यदि रेफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये क्या है? इसको अपन बोलते हैं यूनिट बोलते हैं। ठीक है ना? जैसे मान के चलिएगा मेरे को किसी भी चीज की लेंथ मेजर करनी है, तो उसकी लेंथ है वो मैं किस में मेजर करूंगा? मीटर में मेजर करूंगा। और मीटर में अगर उसकी मैं लेंथ मेजर करूंगा, तो जैसे मान के चलिएगा 1 मीटर है, उसको मैंने रेफरेंस ले लिया है, और किसी भी चीज की जो लेंथ है वो मेरे पास में 10 मीटर आई, तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि 1 मीटर की 10 गुना, यानी 10 टाइम्स हो गई। यानी उसकी लेंथ के मैग्नीट्यूड को मैंने जो रेफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके साथ में कंपैरिजन करवाया है। ठीक है ना? तो इसको अपन क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं यूनिट क्या होती है। रेफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट।
ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अपन एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, ठीक है ना, एक यूनिट बनाते हैं और उस यूनिट से ही कंपेयर करवा करके उस फिजिकल क्वांटिटी को अपन मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो रेफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। जैसे लेंथ है, उसकी यूनिट हो जाएगी मीटर, यानी कभी भी अगर अपने को लेंथ मेजर करनी है तो अपन उसको 1 मीटर के साथ में कंपेयर करवाएंगे। फोर्स की यूनिट होती है अपने पास में न्यूटन, तो कभी भी अगर अपने को फोर्स को मेजर करना है तो उस फोर्स को अपन 1 न्यूटन के साथ में कंपेयर करवाएंगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट अपने पास में हो जाएगी न्यूटन, और किसी भी बॉडी पे अपन ने जो फोर्स अप्लाई किया एफ, वो हो जाएगा मान के चलेगा 10 न्यूटन। 10 न्यूटन, इसको अपन लिख सकते हैं 10 इंटू 1 न्यूटन, यानी 10 टाइम्स ऑफ 1 न्यूटन। और ये आपके पास जो 1 न्यूटन है, इसको अपन बोल देंगे यूनिट। यानी इस बॉडी पर आपने जो फोर्स अप्लाई किया है, वो फोर्स 1 न्यूटन का 10 टाइम्स है, 10 गुना है। इतना फोर्स आपने उस बॉडी पे अप्लाई किया है। तो ध्यान से देखना, तो इस फोर्स को आपने किसके साथ में कंपेयर करवाया है? 1 न्यूटन के साथ में कंपेयर करवाया है। और यहां पर आपका जो 1 न्यूटन है, उस 1 न्यूटन को अपन क्या बोल देंगे? यूनिट बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। एक अपन इसके अंदर और एग्जाम्पल अपन और समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए मास है, तो मास की यूनिट अपने पास में क्या होती है? 1 kg। तो कभी भी अगर अपन मास को मेजर करेंगे तो अपन 1 kg के साथ में उसको कंपेयर करवाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलिए किसी भी चीज का मैंने मास मेजर किया और मेरे को 10 kg प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 kg का 10 गुना मास उस बॉडी का है। यानी यहाँ पे जो रेफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यू है वो अपने पास में क्या हो जाएगी? 1 kg हो जाएगी। और इसी को अपन क्या बोल देंगे? यूनिट बोल देंगे, ठीक है ना। ये चीज हो गई। इसके बाद में अपन पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखते देखो जनरली अपन कौन कौन से सिस्टम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एपीएस सिस्टम, और एक होता है एसआई सिस्टम। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं एमकेएस, सीजीएस और एपीएस। ये तीनों सिस्टम अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, देखो इसके लिए अपन एक टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं लेंथ, मास, टाइम। और यहाँ पे जो सिस्टम अपन ले लेते हैं, सबसे पहले एमकेएस, उसके बाद में सीजीएस सिस्टम, उसके बाद में एपीएस सिस्टम। तो ध्यान से देखना, देखो एमकेएस सिस्टम है, इसमें लेंथ को किस मेजर करते हैं? मीटर में। मास को अपन किस मेजर करते हैं? किलोग्राम में। और टाइम को अपन किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। इसी प्रकार से अपने पास जो सीजीएस सिस्टम है, इस सीजीएस सिस्टम में अपन लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को अपन ग्राम में, और टाइम को अपन सेकंड में मेजर करते हैं। इसी प्रकार से जो आपके पास में एपीएस सिस्टम है, इसके अंदर लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को अपन
सेकंड में मेजर करते हैं। तो ध्यान से देखना, देखो एमकेएस, सीजीएस, एपीएस, लेंथ को मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में, मास को किलोग्राम में, ग्राम में, पाउंड में, और इसी प्रकार से जो टाइम है उसको चीजों में अपन सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है ना। तो ये तो अपने पास में 3 सिस्टम हो गए। इसके बाद में अगला सिस्टम अपन डिस्कस करते हैं एसआई सिस्टम। देखिएगा अपने पास में जो एसआई सिस्टम है, इस एसआई सिस्टम के अंदर सबसे पहले इसको अपन बोल सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। इसके अंदर 7 तो होती है फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज, और इसके अंदर 2 होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा ध्यान से। तो आइए समझते हैं सबसे पहले अपन अपना जो एसआई सिस्टम है वो। तो बेसिकली एसआई सिस्टम है उसको अपन बोल सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम, क्योंकि अपना जो एमकेएस सिस्टम था उसके अंदर अपन ने 3 फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया था। 3 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको अपन ने इसके अंदर इंक्लूड किया था। कौन कौन सी थी वो? लेंथ, मास और टाइम। अब ध्यान से देखना, देखो आपका जो एसआई सिस्टम है उसके अंदर आपके पास में टोटल 7 फंडामेंटल या बेस यूनिट्स है, और इसके अंदर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। ठीक है ना। कौन कौन सी क्वांटिटीज है, उनकी क्या क्या यूनिट्स है, क्या क्या उनके सिंबल्स है, और क्या क्या उनके डायमेंशनल सिंबल्स है, वो अपन सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब बात ये कि डायमेंशनल सिंबल क्या है, ये अपन थोड़ी देर बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा सबसे पहले नंबर 1 लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम। और इसका जो डायमेंशनल सिंबल है वो क्या होता है? कैपिटल एल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मास किलोग्राम, केजी, कैपिटल एम। टाइम सेकेंड, इसको अपन लिख सकते हैं स्मॉल एस, कैपिटल टी। इसके बाद में टेम्परेचर केल्विन, कैपिटल के, थीटा से। और उसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो जो इलेक्ट्रिक करंट है, इस इलेक्ट्रिक करंट को अपन एम्पियर, कैपिटल ए, कैपिटल ए। इसी प्रकार से जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसको अपन कैंडेला, सीडी, सीडी से। उसी प्रकार से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल, मोल। ठीक है ना। तो ये सारी जो क्वांटिटीज है इनकी यूनिट्स, इनके सिंबल्स और इसके बाद में उनके डायमेंशनल सिंबल हो चुके हैं। ठीक है ना। तो यहां तक अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में ये जो थीटा है, इस थीटा को कई बार अपन कुछ जगह कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में अपन आइए देखते हैं अपने पास में कौन सी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है। तो ये अपने पास में कुल मिलाकर के 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है। एक तो रेडियन। रेडियन क्या होता है? यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। कोई भी जो प्लेन एंगल है उसकी यूनिट होती है रेडियन। 2 लाइन्स के बीच में जो एंगल बनता है ना उसको अपन प्लेन एंगल बोलते हैं। तो एंगल इक्वल टू क्या होता है अपने पास? आर्क अपॉन रेडियस, यानी थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? रेडियन होती है। हालांकि मैं आपको ये बात बाद में बताने वाला हूँ, बट अभी इसको समझ लीजिएगा। इसकी जो डायमेंशंस है वो क्या होती है? कुछ नहीं होती, यानी ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो इसके पास में यूनिट तो है बट इसके पास में डायमेंशंस नहीं है। तो इसका मतलब अपन ये समझेंगे कि कोई भी क्वांटिटी जिसके पास में यूनिट है उसकी डायमेंशन नहीं भी हो सकती है, यानी वो डायमेंशनलेस भी हो सकती है। इसी प्रकार से अपने पास में सॉलिड एंगल देखिएगा, सेकेंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, यह है यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन होता है ये।
ये अपने पास स्टेरिडिन होता है। तो ध्यान से देखना, देखो अपने पास में दूसरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो जाएगी स्टेरिडिन, ये हो जाएगा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर होता है, इसको अपन ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये अपने पास हो जाएगा डी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे मान के चलेगा अपने पास में कोई भी एक सॉलिड ज्योमेट्री है और सॉलिड ज्योमेट्री किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना एरिया वो सबटेंड कर रही है, वो एरिया अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, इसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज हो गई। तो ध्यान से देखना, देखो अपन एसआई सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर अपन ने 7 फंडामेंटल या बेस यूनिट्स को डिस्कस किया है और उसके बाद इसके अंदर अपन ने 2 सप्लीमेंट यूनिट्स को डिस्कस किया है, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। इसके बाद में अगली चीज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, देखिएगा। ध्यान से देखना, देखो फिजिक्स में कई बार अपने को किसी भी क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए अपने को एक फैक्टर काम में लेना पड़ता है जिसको अपन बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं कि लेंथ है, लेंथ को अगर अपन एमकेएस से सीजीएस में ले जाते हैं, यानी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप सबको मालूम है। तो यहाँ पर जो 100 है उसको अपन क्या बोल देंगे, कन्वर्जन फैक्टर बोल देंगे। तो ध्यान से देखना, देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके अंदर 2 चीजें होती है, एक तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है उसकी यूनिट। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये दोनों चीजें मिलकर के उसका मैग्नीट्यूड बनाती है, ठीक है ना। तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू को अपन एन से लिख देंगे, यूनिट को अपन यू से लिख देंगे, ठीक है ना, ये बन गया। अब ध्यान से देखना, देखो अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी यूनिट सिस्टम में मेजर करते हैं तो ऑब्वियसली उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एज इट इज रहता है। जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास में मार्कर है, इस मार्कर की लेंथ को आप मीटर में मेजर कीजिएगा, चाहे सेंटीमीटर में मेजर करो, चाहे इसको फीट में मेजर करो, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो लेंथ है वो तो चेंज होनी चाहिए। हो सकता है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाए, इसकी यूनिट चेंज हो जाएगी, बट ऑब्वियसली इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ध्यान से देखना, देखो फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है इसको अपन लिख सकते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट अपन लिख देंगे, इसका मतलब ये आपके पास हो जाएगा n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। यानी अगर आपके पास में u है वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n1 u1 बराबर n2 u2। आपके पास है n2, n1 है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम, u1 यूनिट इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड यूनिट सिस्टम, और u2 हो जाएगा आपके पास में यूनिट इन सेकंड यूनिट सिस्टम। तो यहां से आपके पास में n2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, n1 इंटू u1 अपॉन u2। तो ध्यान से देखना, देखो अगर फर्स्ट यूनिट सिस्टम के अंदर आपके पास में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको अगर आपने u1 अपॉन u2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ध्यान से देखना, देखो आपके पास में सेकेंड यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। और यहां पर आपके पास में जो u1 अपॉन u2 है इसी को अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या बोला मैंने कि ध्यान से देखना, देखो वो फैक्टर जिसको फर्स्ट यूनिट सिस्टम में जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करने पे सेकंड यूनिट सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिल जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज होगी। जैसे अपन बात करते हैं कोई भी चीज है उसकी लेंथ अपन मेजर करते हैं, मान के चलेगा उसकी जो लेंथ है वो अपने को मिलती है 1 मीटर, और इसको सीजीएस में अगर मैं मेजर करता हूँ तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ध्यान से देखना, देखो ये n1 u1 ये n2 u2 हो गया। अब ये छोटा है ये बड़ा हो जाएगा, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो इसके साथ वाली जो यूनिट है वो छोटी हो जाएगी। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर छोटी है तो यूनिट बड़ी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपके पास में बड़ी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आपके पास n1 u1 इक्वल टू n2 u2 आ जाएगा, ठीक है ना।
ये चीज होगी। और इसके बाद में नेक्स्ट चीज अपन डिस्कस करते हैं डायमेंशंस। नेक्स्ट चीज अपन डिस्कस करते हैं डायमेंशंस। तो क्या होती है डायमेंशंस, देखिएगा, देखिए कोई भी आपके पास में फिजिक्स में जो क्वांटिटी है, कोई भी जैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है, उनको अपन सारी सारी जो अपने पास फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज है उनसे अपन डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। और किसी भी, यानी ऐसे कहा जा सकता है कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी टर्म्स में लिखने के लिए अपने को कुछ पावर्स, कुछ एक्सपोनेंट्स होते हैं वो काम में लेने पड़ते हैं। और उन पावर्स या एक्सपोनेंट्स को अपन क्या बोल सकते हैं, उनको अपन बोल सकते हैं डायमेंशंस। जैसे व्हाट इज डायमेंशंस? डायमेंशंस आर रेज्ड पावर्स ऑन फंडामेंटल quantities to represent any physical quantity। तो ध्यान से देखना, देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के लिए अपन कुछ पावर्स काम में लेते हैं, और इन पावर्स को अपन क्या बोल सकते हैं, डायमेंशंस बोल सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मास पे मैं पावर दूंगा ए, लेंथ पे बी और टाइम पे सी पावर आ जाएगी, और इसको ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से लिखा जाता है। और ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर अपने पास में जो ए, बी और सी, ये जो चीज है इसको अपन बोल सकते हैं डायमेंशंस। एम पे ए, एल पे बी और टी पे सी, अपन ने पावर लगा दी, और इसके बाद इसको स्क्वायर ब्रैकेट में अपन बंद कर दिया। इसको अपन बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और इक्वल का साइन लगा करके अपन ने उस फिजिकल क्वांटिटी को भी यहां पे लिख दिया है, तो ये अपने पास बन जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन। तो ध्यान से देखना, देखो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू, स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा है एम ए एल बी टी सी, तो ए बी सी इनको अपन डायमेंशंस बोल देंगे, और इसके बाद में इस चीज को अपन क्या बोल देंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, और इस पूरी चीज को अपन क्या बोल देंगे, डायमेंशनल इक्वेशन बोल देंगे, ठीक है ना। ये चीज हो गई। तो अब अपन डायमेंशंस वो पढ़ने वाले हैं। तो अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है उसको मैंने डिफाइन किया। कोई भी क्वांटिटी जिसको अपन मेजर कर सकते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मेजरमेंट। तो व्हाट इज मेजरमेंट? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसकी जो रेफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके साथ में जो कंपैरिजन है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। और ध्यान से देखना, देखो उसके बाद में अपन ने बात की थी यूनिट की। तो क्या होती है यूनिट? क्या होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसको मेजर करने के लिए अपन जो भी रेफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यू कंसिडर करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको यूनिट सिस्टम पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आपको एमकेएस सिस्टम पढ़ाया, उसके बाद सीजीएस, उसके बाद एपीएस, और उसके बाद मैंने आपको एसआई सिस्टम बताया। एसआई सिस्टम के अंदर मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 और इसके बाद में जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। इसके बाद में डायमेंशंस अपन ने पढ़ी है। तो डायमेंशंस क्या होती है, इसके बाद में डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, यहाँ तक अपन चीजें पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई फ्रेंड्स। देखिएगा, इसके बाद में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी अगर आपको यूनिट्स और डायमेंशंस पता करनी है तो उसका आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। उसकी आपको इक्वेशन है, फॉर्मूला कोई भी है, वो चीज आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट
स्पीड की बात करते हैं, अपन जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, कवर्ड डिस्टेंस। तो यहां से इसकी यूनिट अपन लिख देते हैं, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बताओ, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। और इसी प्रकार से इसकी डायमेंशंस अगर आपको लिखनी है तो अपन लिखते हैं v इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस का जो डायमेंशनल सिंबल है, डिस्टेंस एक प्रकार की लेंथ होती है, तो इसका डायमेंशनल सिंबल क्या हो जाएगा बताओ, L1, और टाइम का क्या हो जाएगा आपके पास T1। तो इसको आप लिख सकते हैं L1 T-1। तो ये इसकी डायमेंशंस आ गई। तो इस प्रकार से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका फॉर्मूला अपने को मालूम है, उसकी यूनिट्स और उसकी डायमेंशंस अपन पता कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल अपन और लेते हैं। एक्सलेरेशन क्या होता है, एक्सलेरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड, लिख देते हैं अपन, अपॉन टाइम। तो इसको अपन लिख सकते हैं a इक्वल टू, ध्यान से देखना, देखो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड होती है एक टाइप की, ठीक है ना, या ऐसे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी की जो यूनिट है वो स्पीड की यूनिट के इक्वल होती है। तो चेंज इन वेलोसिटी इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, ये आपके पास में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। और यदि इसकी डायमेंशंस अपन लिख देंगे तो अपने पास में क्या बन जाएगी, a इक्वल टू, ऊपर मीटर है, लेंथ 1, नीचे सेकेंड स्क्वायर है, तो टाइम 2, ये आपके पास बन जाएगी L1 T-2। इसके बाद में अगली क्वांटिटी अपन डिस्कस करते हैं, फोर्स ले लेते हैं। फोर्स क्या होता है, फोर्स मास इंटू एक्सलेरेशन, यानी अपन लिख सकते हैं F इक्वल टू m इंटू ए। यहां से अपन इसकी यूनिट लिखते हैं, इस F की यूनिट लिखते हैं। मास की यूनिट क्या होती है आपके पास है, किलोग्राम, और एक्सलेरेशन की क्या होती है यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ध्यान से देखना, तो इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, न्यूटन भी लिख सकते हैं। न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसी को शॉर्ट में अपन क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा न्यूटन, शॉर्ट में इसको अपन कैपिटल एन से भी लिख देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसकी डायमेंशंस अगर अपने को लिखनी है तो क्या लिख सकते हैं, देखिएगा F इक्वल टू किलोग्राम यानी मास 1, मीटर, मीटर लेंथ होता है तो L1, अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड क्या होता है, टाइम, तो ये आपके पास बन जाएगा T2, M1 L1 T-2, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो यहां पे जो फोर्स है, इस फोर्स को अपन फिजिक्स में कई बार डील करते हैं, तो जो फोर्स है उसकी डायमेंशंस अपने को ध्यान में रखनी है, M1 L1 T-2, ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं एनर्जी। या वर्क, आपको पता है कि वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो W इक्वल टू F इंटू एक्स। अगर अपन इसकी यूनिट की बात करते हैं तो F W इक्वल टू फोर्स न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जूल, शॉर्ट में जे लिख सकते हैं इसको अपन। और यदि इसकी डायमेंशंस अपने को लिखनी है तो W इक्वल टू, न्यूटन क्या होता है, फोर्स, और फोर्स की डायमेंशंस अपन पहले सीख चुके हैं, M1 L1 T-2 इंटू मीटर लेंथ है तो L1, तो यहां पे आपके पास वर्क या एनर्जी की डायमेंशंस बन जाएगी M1
L2 T-2, ये इसकी डायमेंशंस बन करके तैयार होगी। और ध्यान से देखना, देखो वर्क या एनर्जी की जो डायमेंशंस है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो एक तो फोर्स की डायमेंशंस वो भी इंपॉर्टेंट है, और एक आपके पास जो एनर्जी है इसकी डायमेंशंस भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी है भी। तो ध्यान से देखना, देखो ऑन टिप्स, फोर्स M1 L1 T-2, एनर्जी M1 L2 T-2, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद कुछ और क्वांटिटीज अपन डिस्कस करते हैं। पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो इस पावर की जो यूनिट है वो क्या बन जाएगी आपके पास में, एनर्जी, इसको आप लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को शॉर्ट में लिखा जा सकता है वाट, W, ये पावर की यूनिट होगी। इसके बाद इसकी डायमेंशंस अगर अपने को लिखनी है तो जूल ये एनर्जी होगी, M1 L2 T-2 अपॉन, ये आपके पास बन जाएगा M1 L2 T-3, ये आपके पास में जो पावर है उसकी डायमेंशन हो चुकी है, ठीक है ना। इसी प्रकार से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अपने पास में आ जाए, उस फिजिकल क्वांटिटी का अगर अपने पास में फॉर्मूला है तो उसकी यूनिट भी अपन पता कर सकते हैं, एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी अपन पता कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन और कुछ अच्छे एग्जांपल्स लेते हैं। एक आपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना। कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो मैं रेंडमली फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं कि लगभग 100 के आसपास फिजिकल क्वांटिटीज की एक टेबल दे रखी है, ठीक है ना, 100 के आसपास फिजिकल क्वांटिटीज है। तो सारी फिजिकल क्वांटिटीज तो यहाँ पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, और कर भी नहीं सकते, क्योंकि एनसीईआरटी में से आप देख लेना। तो देखिएगा ध्यान से, देखो इसके बाद में अपन पढ़ते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, बोले तो कैपिटल जी। फॉर्मूला होता है इसका F इक्वल टू G M1 M2 अपन R स्क्वायर, सबको मालूम होगा ये फॉर्मूला। यहां से आपके पास G इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, F R स्क्वायर अपॉन M1 M2। यहां से इसकी यूनिट क्या बन जाएगी बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर, R स्क्वायर का मीटर स्क्वायर लिख दिया मैंने, M1 M2 किलोग्राम, किलोग्राम क्या बन जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। और उसके बाद इसकी डायमेंशन अगर आपको लिखनी है तो ध्यान से देखना, देखो न्यूटन फोर्स है, याद किया था अभी अपन ने, M1 L1 T-2 R स्क्वायर, ये L2 बन जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर ये M2 बन जाएगा। तो G की डायमेंशंस को अपन क्या लिख सकते हैं, M-1 L3 T-2। ये अपन ने जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसके डायमेंशंस फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद में एक दो क्वांटिटीज अपन और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं विस्कोसिटी कोएफिशिएंट पढ़ते हैं अपन। कोएफिशिएंट ऑफ ए विस्कोसिटी, ईटा, इसका फॉर्मूला होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, या मैं आपको बता देता हूं, ये स्टोक का फॉर्मूला होता है, स्टोक्स फॉर्मूला, F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी। तो यहां से आपके पास बन जाएगा ईटा इक्वल्स टू F अपॉन 6 पाई आर इंटू वी। तो यहां से आपके पास ईटा इक्वल्स टू F को अपन क्या लिख देंगे, न्यूटन। यहां पे जो 6 पाई इसकी कोई यूनिट होती नहीं है,
नहीं इसकी कोई डायमेंशंस होती है, क्योंकि ये आपके पास है एक डायमेंशनलेस यूनिटलेस कांस्टेंट है। आर रेडियस होती है मीटर, वी स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड, तो ये आपके पास बन जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और इसके बाद यदि इसकी डायमेंशंस अपन पता करते हैं तो ये बन जाएगा ईटा इक्वल टू न्यूटन फोर्स होता है m1 L1 T-2, सेकेंड टाइम होता है T1 अपॉन m स्क्वायर, ये लेंथ होती है L2। तो इसकी डायमेंशंस अपने पास बन जाएगी, देखिएगा सॉल्व कीजिएगा इसको। m1 ये क्या हो जाएगा आपके पास में L1 L2, L1 हो गया ऊपर जाकर के L-1, और उसके बाद में T-2 T1, तो ये आपके पास में T-1 बन जाएगा। ये इसकी डायमेंशंस हो जाएगी, ठीक है ना। और भी अपन कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज है वो अपन देख सकते हैं। चलो अगली फिजिकल क्वांटिटी अपन देखते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अगली फिजिकल क्वांटिटी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो ध्यान से देखना तो क्या होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू क्या होता है आपके पास P/2 इंटू KT। काय का फॉर्मूला ये KTG के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैसियस पार्टिकल इक्वल टू 3/2 इंटू KT। T यहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर होता है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं K इक्वल टू 2E अपॉन 3T। और इसके बाद में अगर इसके अपन यूनिट की बात तो यूनिट क्या बनेगी, ध्यान से देखना, इक्वल टू ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, E क्या हो जाएगा जूल पर केल्विन, ठीक है ना। और इसके बाद में अगर इसके डायमेंशंस अपन लिखते हैं इक्वल टू जूल एनर्जी है m1 L2 T-2 अपॉन टेम्परेचर थीटा लिख देते हैं, तो m1 L2 T-2 -1, ये इसकी डायमेंशंस बन जाएगी। और इसी प्रकार से अगली क्वांटिटी अपन डिस्कस करते हैं। ये हो जाएगा अपने पास है जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, H किसी भी फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है अपने पास में E इक्वल टू H इंटू न्यू। तो यहां से आपके पास H इक्वल टू क्या बन जाएगा E अपॉन न्यू। E को अपन लिख देंगे E और न्यू को अपन C बाई लैम्डा लिख सकते हैं। कहने दीजिएगा इसको, क्योंकि अपन जानते हैं न्यू क्या होती है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, और अपन जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है ना। यानी न्यू इक्वल टू क्या होता है आपके पास 1/T होता है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं H इक्वल टू एनर्जी m1 L2 T-2 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है आपके पास 1/T टाइम पीरियड, तो T इनवर्स आ जाएगा। और यदि इसको अपन सोल्व करते हैं तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा m1 L2 T-1। और यदि इसकी अपने को यूनिट्स पता करनी है तो इसकी क्या यूनिट्स हो जाएगी, देखिएगा H इक्वल टू एनर्जी हो जाएगा आपके पास है जूल, और इसका क्या होता है हर्ट्ज होता है या पर सेकंड होता है, यानी सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स ऊपर जाकर के सेकंड बन जाएगा, तो जूल इंटू सेकेंड। तो ये इसकी यूनिट हो गई और ये इसकी डायमेंशंस हो गई। तो ध्यान से देखना, देखो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से अगर अपने पास में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है
उसका फॉर्मूला अगर अपने को मालूम है तो उसकी यूनिट भी अपन पता कर सकते हैं और उसके डायमेंशंस भी अपन पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है इस पर अच्छी खासी। कई और भी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हो सकती है जो भी अपन पिकअप कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स इसके बाद में अपन समझते हैं टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अदर। तो ये अपन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। देखो, आपके पास में कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी आपको एक यूनिट सिस्टम में वैल्यू गिवन होगी और आपको ये बोला जाएगा कि इसको दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जैसे हो सकता है आपको एमकेएस में दे दिया या एसआई में दे दिया और उसको आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, या हो सकता है सीजीएस में दे दिया उसको आपको एमकेएस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए कुछ जैसे बेसिक कन्वर्जन फैक्टर्स होते हैं वो आपको ध्यान में रखने होंगे। जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, अपने को मालूम है सबको। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। 1 आवर इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट्स होता है। 3600 सेकेंड्स होते हैं। और उसी प्रकार से जैसे जो मास है, मास को भी अपन लिख सकते हैं 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ये कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलिएगा आपको बोला जा रहा है फर्स्ट एग्जाम्पल में कि 1 न्यूटन है, उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, टू हाउ मेनी डाइन्स। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है न्यूटन क्या है, ये हो जाएगी आपकी एसआई, यूनिट ऑफ फोर्स। इसी प्रकार से डाइन क्या है, सीजीएस, यूनिट ऑफ फोर्स। इसको आपको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप लिख देते हैं 1 न्यूटन, 1 का 1 न्यूटन। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 को अपन 1 लिख सकते हैं इंटू किलोग्राम, किलोग्राम को अपन लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 ग्राम, क्योंकि अपन जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। मीटर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये अपने पास में जाएगा 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, तो जिस प्रकार से अपने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन से रिप्लेस किया था, उसी प्रकार से ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को अपन डाइन से रिप्लेस कर देंगे। तो ये अपने पास में जाएगा 10 टू द पावर 5 डाइन, तो ये अपने पास जाएगा 10 टू द पावर 5 आ जाएगा। तो 10 टू द पावर 5 अपने पास में क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का कन्वर्जन फैक्टर है। यानी जब भी आपके पास में फोर्स है वो ऐसे सिस्टम में गिवन है, उसको आपको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो आपको 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। चलो इसका अपन एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स। तो ये अपने को जो ब्लैंक स्पेस है ये अपने को फिलअप करना है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं 1 जूल। जूल क्या होता है मैंने आपको बताया था, 1 का 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद में 1 को 1 लिख देंगे, किलोग्राम कितना था 10 टू द पावर 3 ग्राम। 1 मीटर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर होता है, मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये अपने पास में जाएगा 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको अपन बोलेंगे 10 टू द पावर 7, और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अर्ग। तो ये अपने पास में कन्वर्जन फैक्टर बन चुका है 10 टू द पावर 7, ये बन गया। तो 1 जूल 10 टू द पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है, उसके इक्विवेलेंट होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है भी। तो ध्यान से देखना, तो इस प्रकार से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसका अगर अपने को फॉर्मूला मिल जाए तो उससे अपन उसकी यूनिट्स मालूम कर सकते हैं, उससे उसकी डायमेंशंस मालूम कर सकते हैं, और उसके बाद में उस क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में अपन कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मान के चलिएगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अपने को पता नहीं कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है वो, अपने को तो उसकी यूनिट दे दी या उसकी डायमेंशंस दे दी, और ऐसे बोले कि उसको एमके से सीजीएस में आपको लेके जाना है, यानी कन्वर्ट करना है। तो चलो करते हैं।
देखिएगा, कोई मान के एक नॉन क्वांटिटी है, अपने को मालूम नहीं है कौन सी क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट है ये आपको दे दी, मान के चलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ये दे दी। अब ध्यान से देखना, देखो इसकी जो 1 MKS है उसको CGS में कन्वर्ट करना है। तो चलो आइए देखते हैं अपन इसको। 1 MKS में क्या बन जाएगा आपके पास है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। 1 न्यूटन को अपन पहले क्या लिख चुके हैं, 10⁵ डाइन। मीटर स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेकंड क्यूब को अपन सेकंड क्यूब लिख देंगे। तो यहां से अपने पास में कितना बन जाएगा बताओ, 10⁵ + 4 9 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। ये अपने पास में 10⁹, ये अपने पास में कन्वर्जन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है ना, ये चीज हो गई। तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आपको यूनिट गिवन है कि इसकी यूनिट ये है, इसकी डायमेंशंस भी गिवन हो सकती है यहाँ पे, तो उसको अपन MKS से CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इसका जो कन्वर्जन फैक्टर है वो अपन मालूम कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो इसके बाद में आगे पढ़ते हैं अपन। इसके बाद में अगला एक अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि आपको 1 जूल है उसको कन्वर्ट करना है किसी भी नए यूनिट सिस्टम में जिसमें जो मास है उसको तो अपन मेजर करते हैं किसमें, ग्राम में। लेंथ है वो अपन सेंटीमीटर में। उसके अंदर जो टाइम है उसको अपन मिनट में मेजर करते हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है, सुनेगा। 1 जूल को आपको किसी भी एक अननोन यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है और उस यूनिट सिस्टम में जो मास, लेंथ और टाइम उनको रेस्पेक्टिवली ग्राम, सेंटीमीटर और मिनट इसके अंदर मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो करते हैं अपन ये काम, देखिएगा। ये अपने पास हो जाएगा 1 जूल। जूल को अपन पहले लिख चुके हैं, क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 को तो अपन 1 लिख देंगे, किलोग्राम को अपने को ग्राम में लेके जाना है, तो 10⁻³ ग्राम। अब बात सुनना भाई, जो मीटर है उसको आपको सेंटीमीटर में लेके जाना है, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 10⁻² सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा आपके पास है, 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन। बात सुनना भी, अपन जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इक्वल टू कितना देगा, 1/60 मिनट। तो ध्यान से देखना, देखो 1 सेकेंड स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/60 का स्क्वायर कितना देगा, 3600। और इसको अपन लिख सकते हैं मिनट स्क्वायर, ये अपने पास ऊपर आ जाएगा, तो 3600 इंटू 10⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट स्क्वायर। या इसको अपन लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻123 + 7 10 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट स्क्वायर। तो ये अपने पास में कन्वर्जन फैक्टर देगा। तो ध्यान से देखना, देखो
पहले अब तक अपन क्या करते थे, एमकेएस को सीजीएस में, सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट करते थे। अब अपन ने जो एसआई सिस्टम है उसको अपन ने एक अननोन यूनिट सिस्टम के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना। और आपके पास जो अननोन यूनिट सिस्टम है उसकी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि उस यूनिट सिस्टम में आप मास को किस मेजर कर रहे हो, लेंथ को किस मेजर कर रहे हो, टाइम को किस मेजर कर रहे हो, ठीक है ना। ये बातें हो गई। चलो इसके बाद में नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं। इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। तो क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस, देखिएगा कुछ इसके अंदर रूल्स होते हैं और वो जो रूल्स होते हैं वो क्वेश्चन करने में अपने लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। तो वो चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो देखिएगा सबसे पहला रूल कि टर्म्स विद सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, यानी सेम डायमेंशंस वाली टर्म्स को अपन आपस में जोड़ सकते हैं, उनको अपन ऐड कर सकते हैं और उनको अपन सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए अपने पास हो जाएगा ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू आपके पास हो गया c। ध्यान से डायमेंशन ऑफ c। अब मान के सकते हैं डायमेंशन ऑफ a c अपॉन x। तो अगर अपने पास में c और x की डायमेंशंस है तो वहां से अपन a की डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अपन ऐसे लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ b इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ c अपॉन y स्क्वायर, यानी c की डायमेंशंस और y की डायमेंशन अपन पुट करके यहां से अपन b की डायमेंशंस पता कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, समझने की बात यह है कि जिन टर्म्स को अपन आपस में ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनकी डायमेंशन सब वो क्या हो जाएगी, सेम होगी, ठीक है ना। यानी जिनको अपन जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं उन टर्म्स की जो डायमेंशन है वो सेम होगी भी, ठीक है। इसके बाद में अगला रूल मैं आपको समझाता हूं। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक है और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे डायमेंशन लेस होते हैं, यानी इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है। जैसे मैं लिख सकता हूं यहाँ पे साइन एक्स, तो यहाँ पे जो x है वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने लिख दिया log बेस e x, तो यहाँ पर जो x है वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने लिख दिया इस प्रकार से e की पावर x, तो यहाँ पे जो x है वो भी क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको डायमेंशन लेस हो जाएगा। और इन इंफॉर्मेशंस के बिहाफ पे अपन कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नीट में भी आए पहले, तो उनको भी अपन इसके बिहाफ पे सोल्व कर सकते हैं। तो चलो कुछ क्वेश्चंस अपन देखते हैं यहाँ पे। जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे क्वेश्चन है, आपको एक इक्वेशन दे रखा है f इक्वल टू
एल्फा अपन एक्स स्क्वायर साइन एल्फा टी अपॉन बीटा। यहां पे जो x उसको फोर्थ बोल रखा है, x आपका डिस्प्लेसमेंट है, t आपका टाइम है, एल्फा की डायमेंशन आपको पता करनी है और बीटा की डायमेंशन आपको पता करनी है। तो चलो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से अपन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, ध्यान से देखना, देखो कि कोई भी जो इक्वेशन होता है उसमें LHS और RHS इन दोनों की डायमेंशंस सेम होती है। LHS देखो ये तो आपके पास में टर्म क्या हो जाएगी, डायमेंशनलेस, तो LHS में ये हो गया और RHS में ये हो गया, तो इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ एल्फा अपन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ एफ। यहां से अपने पास बन जाएगा डायमेंशंस ऑफ एल्फा इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ एफ इंटू एक्स स्क्वायर। तो अगर इसकी यूनिट अपन पता करते हैं तो न्यूटन इंटू मीटर पर हो जाएगा। तो यहां से आपके पास हो जाएगा एल्फा इक्वल्स टू एफ की डायमेंशंस क्या हो जाएगी बताओ, जानते हो आप सब क्या होती है, m1 l1 t माइनस टू, m1 l1 t माइनस टू, एक्स स्क्वायर की क्या हो जाएगी बताओ, l2। तो यहां से आपके पास एल्फा इक्वल्स टू m1 l3 और ये t माइनस टू, ये तो एल्फा की डायमेंशंस आ गई आपके पास में, ठीक है ना। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो इक्वेशन में ये अपने पास इस साइन के साथ में आ रहा है तो ये डायमेंशनलेस बन जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ एल्फा टी अपॉन बीटा बराबर क्या होता है, डायमेंशनलेस। तो यहां से अपने पास में जो बीटा है उसकी डायमेंशंस अपन क्या लिख सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ बीटा बराबर, भाई ये वाली चीज अपने पास में डायमेंशनलेस कब बन सकती है, जब एल्फा टी की डायमेंशंस और बीटा की डायमेंशंस सेम होगी, तो दोनों की डायमेंशंस वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तब ये डायमेंशनलेस बन सकता है, ठीक है ना। तो यहां से अपने पास है डायमेंशंस ऑफ बीटा इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ एल्फा इंटू टी इक्वल्स टू एल्फा की डायमेंशंस अपन पहले निकाल चुके हैं, तो क्या बन जाएगा बताओ, m1 l3 t माइनस टू t1, तो ये अपने पास बन जाएगा m1 l3 t माइनस वन, ये इसकी डायमेंशंस बन गई, ठीक है ना, ये चीज हो गई भी। तो ध्यान से देखना, देखो ये अपने पास एक इक्वेशन था, सबसे पहले अपन ने LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशंस को बराबर कर दिया, वहां से अपने पास एल्फा की डायमेंशंस आ गई और उसके बाद में एल्फा टी अपन बीटा इस टर्म को अपन ने डायमेंशनलेस कर दिया, तो यहां से अपने पास में बीटा की डायमेंशंस आ गई, ठीक है ना। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसके बाद में अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन नीट में भी कई बार आ चुका है, ठीक है ना, कई बार रिपीट हो चुका है अलग अलग मेडिकल एग्जाम्स के अंदर। आपने नाम सुना होगा वंडरवाल गैस इक्वेशन, तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर टू आर टी। तो यहाँ पे जो P है वो तो क्या प्रेशर है, V क्या वॉल्यूम है, R क्या होता है आइडियल गैस कांस्टेंट है, और T क्या टेम्परेचर है। और यहाँ पे आपको A और B ये वंडरवाल कांस्टेंट्स हैं, इनकी आपको यूनिट्स और डायमेंशंस को पता करनी है। तो एंड डायमेंशंस ऑफ A एंड B। तो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले प्रेशर और A बाई वी स्क्वायर इन दोनों टर्म्स को अपन ऐड कर रहे हैं। तो यहां से जो P है उसको अपन इक्विवेलेंट लिख सकते हैं A अपॉन वी स्क्वायर के। तो जो A है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके पास में P इंटू
वी स्क्वायर के। और इसके बाद में अगर इसकी यूनिट्स की अपन बात करते हैं तो क्या बन जाएगी इसकी यूनिट, देखिएगा ए इक्वस टू, प्रेशर को अपन क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वस टू फोर्स अपॉन एरिया, तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब, तो ये अपने पास हो जाएगा मीटर की पावर 6, तो ये आपके पास हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4, तो ये तो इसकी यूनिट बन जाएगी। और इसकी डायमेंशंस की अगर अपन बात करते हैं तो ए इक्वस टू m1 L1 T-2, ये तो फोर्स हो गया, इंटू मीटर लेंथ होती है L4, तो क्या बन जाएगा ए इक्वस टू m1 L5 T-2, ये तो ए का काम हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं बी की बात करते हैं, तो ध्यान से देखना, देखो v माइनस बी, तो ऑब्वियसली आपने v में से b को सब्सट्रैक्ट किया है, तो डेफिनेटली v और b इन दोनों की जो डायमेंशंस है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं b है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, v के, तो b की जो यूनिट है वो क्या बन जाएगी अपने पास में, ध्यान से देखना, देखो मीटर क्यूब, और b की जो डायमेंशंस है वो अपने पास बन जाएगी L3 बन जाएगी, क्योंकि यहां पे अपन ने v में से b को माइनस किया है, तो ऑब्वियसली v और b की यूनिट्स और डायमेंशंस है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार के और भी कई सारे क्वेश्चन अपन फ्रेम कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। चलो एक अच्छा क्वेश्चन और देखते हैं अपन। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिएगा। जैसे दिया की पावर माइनस एल्फा बीटा अपॉन एक्स, यहां पे जो ई है उसको एनर्जी बोला जा रहा है, टी को टाइम बोला जा रहा है, एक्स को डिस्प्लेसमेंट बोला जा रहा है। तो यहां पर अपने पास जो एल्फा और बीटा है उनको आपको फाइंड आउट करना है क्या है ये, इनकी यूनिट्स और डायमेंशंस क्या बन रही है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, ये अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो ये तो अपने पास में एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो ये तो डायमेंशनलेस बन जाएगी। इसके बाद में एलएचएस में ई है और आरएचएस में आपके पास एल्फा टी स्क्वायर है, तो अपन लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ ई बराबर डायमेंशंस ऑफ एल्फा टी स्क्वायर, तो यहां से डायमेंशंस ऑफ एल्फा इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ ई अपॉन टी स्क्वायर, तो यहां से आपके पास हो जाएगा एल्फा इक्वल्स टू एनर्जी m1 L2 T-2 अपॉन T2, तो m1 L2 T-4, ये अपन ने एल्फा को कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद बात करते हैं अपन बीटा की। मैंने आपको बताया था कि ई की पावर में जो कुछ भी आता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। तो बेसिकली ये वाली जो टर्म है ये भी अपने पास में डायमेंशनलेस बन जाएगी, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। और ये डायमेंशनलेस कब बन सकती है, जब एल्फा बी और एक्स इन दोनों की जो डायमेंशन से बराबर हो जाएगी। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ एल्फा बीटा इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ एक्स, तो यहां से अपने पास हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ बीटा इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ एक्स अपॉन एल्फा, तो यहां से आपके पास है बीटा इक्वल्स टू एक्स, एक्स लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है L1, और एल्फा को अपन लिख चुके हैं क्या, m1 L2 T-4, तो ये बन जाएगा आपके पास m-1 L-1
T4। तो ये अपन इसकी डायमेंशन पता कर लिए। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक तो आपको ध्यान रखना है कि LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन आपको बराबर करनी है, ठीक है ना। और उसके बाद में जो भी आपके पास में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, आपके पास में कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, या आपके पास में कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रख करके आप कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो सोल्व कर सकते हैं। जो डायमेंशनल मेथड है उसके अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वो अपन डिस्कस करें, टू डिराइव न्यू रिलेशंस या टू डिड्यूस न्यू रिलेशंस। तो इसके अंदर क्या होता है, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी जो अदर क्वांटिटीज है उनके साथ में जो रिलेशनशिप है वो आपको बताई जाती है कि ये क्वांटिटी इन क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, और फिर उसके बाद में आपको एक नया रिलेशन डिराइव करना है। तो एग्जाम्पल से अपन बात समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास में एक एग्जाम्पल है कि साउंड दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। किस किस पे डिपेंड करती है, एक तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ई पे, एक डेंसिटी ऑफ मीडियम रो पे। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका होता है, अपन उसी तरीके को हमेशा फॉलो करते चलेंगे। तो ध्यान से देखना, देखो स्पीड ऑफ साउंड v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी e, इसकी पावर a मान लो, डेंसिटी ऑफ मीडियम रो इसकी पावर अपन b मान लेंगे। फिजिक्स में प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, और ये डायमेंशनलेस होता है, आपको ध्यान रखना है। तो v इक्वल्स टू के लिख दो, e की पावर a रो की पावर b। अब यहां पे ध्यान से देखना, तो जितनी भी आपके पास में क्वांटिटीज है सारी की सारी क्वांटिटीज की आपको डायमेंशंस लिखनी है, ठीक है ना। तो v अपन जानते हैं स्पीड होती है, तो क्या होता है बताओ, L1 t-1, और यहां पे अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0। मास तो है ही नहीं ना इसके अंदर, तो m0 L1 t-1 बन जाएगा इक्वल टू के को मैंने पहले बोल दिया, के क्या डायमेंशनलेस कांस्टेंट, और यहां पे ई क्या होता है बताओ, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। और स्ट्रेस क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स अपॉन एरिया, तो इसको बोल सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया। और ये क्या होती है, नीचे क्या होती है, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन एक्चुअल डायमेंशन। तो स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो एफ अपॉन ए। तो इसका क्या बन जाएगा बताओ, m1 L1 t-2 अपॉन L2। तो ये बन जाएगा m1 L-1 t-2। तो आपके पास में जो इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट है इसकी डायमेंशन अपन लिख देंगे m1 L-1 t-2 की पावर a। रो क्या होती है, डेंसिटी, और अपन जानते हैं डेंसिटी कुछ तो क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। तो मास की तो देगा m1, और वॉल्यूम की क्या होती है L3, ऊपर जाकर के L-3 बन जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं m1 L-3 की पावर b बन गया। इसके ये तो अपन स्पीड की डायमेंशंस लिख दी है। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो यहां से m की पावर a और m की पावर b दोनों पावर्स यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो m की पावर क्या बन जाएगा अपने पास में, a प्लस b। इसी प्रकार से लेंथ है, तो यहां से अपने पास लेंथ की पावर क्या, देखो माइनस a, और यहां से क्या देगा -3b। तो इसको अपन बोल सकते हैं माइनस a प्लस 3b। और यहां से अपने पास जो टाइम है उस टाइम की पावर कितनी हो जाएगी बताओ, -2a, और यहाँ पे टाइम है नहीं, तो अपन लिख सकते हैं टाइम की पावर हो जाएगी -2a।
इसके बाद में LHS और RHS इन दोनों को अपन कंपेयर करवा देते हैं। तो जैसा कि आप इधर की तरफ देख रहे हैं, देखो टाइम की पावर कितनी है -1 और इधर की तरफ टाइम की पावर कितनी हो जाएगी -2a। यहां से अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिएगा, -1 और -2a, इसको अपन लिख सकते हैं -2a इक्वल टू -1, माइनस कैंसिल आउट बाई -1 माइनस, तो यहां से आपके पास आ जाएगा a इक्वल टू 1/2। तो ये a की वैल्यू तो अपने पास में आ चुकी है। अब ध्यान से देखना, देखो यहां से मास की पावर यहां पे कितनी है 0, यहां पे मास की पावर कितनी है देखिए a+b, तो ऑब्वियसली a+b है वो भी 0 के बराबर होना चाहिए। तो अपन लिख देंगे a+b इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास में जो b है वो क्या हो जाएगा -a बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी -1/2 आ जाएगा। तो b की वैल्यू अपने पास में -1/2 आ चुकी है। अब वापस देखिएगा अपन इसी इक्वेशन पे चलते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास में v इक्वल टू k e की पावर a, a कितना हो जाएगा बताओ 1/2, और रो की पावर b, b अपन ने कितना कैलकुलेट किया है -1/2, तो इसको अपन लिख सकते हैं k e की पावर 1/2 अपन रो की पावर 1/2, -1/2 नीचे आकर के +1/2 देगा। तो ये आपके पास में जाएगा v इक्वल टू k √e अपॉन, ये अपने पास एक रिलेशन बन करके तैयार हो चुका है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो स्पीड ऑफ साउंड इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट और डेंसिटी पे किस प्रकार से डिपेंड करती है, इस प्रकार से डिपेंड करती है। और मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और यहाँ पे जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जो अपन स्टार्टिंग में लिया था, ये क्या होता है, ये यूनिट लेस और डायमेंशनलेस होता है, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू अपन डायमेंशनल मेथड से पता नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इसको पता किया जाता है। प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होती है अपने को 1 प्राप्त होती है। k बराबर कितना हो जाएगा 1, तो आपके पास में v इक्वल टू कितना हो जाएगा √e अपॉन, ये अपने पास एक फॉर्मूला प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये चीज हो गई। इसके बाद में चलो इसका अपन इक्वेशन और देखते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नीट, उस टाइम नीट नहीं होता था, उस टाइम AIPMT बोलते थे इसको। तो AIPMT 2014 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम इनको क्वांटिटी ये आपने कंसीडर किया है, तो जो मास है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है ना। तो भैया ये जो क्वेश्चन है, ये अपन ने जो क्वेश्चन अभी जस्ट किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, और इसको करने का तरीका बिल्कुल डिट्टो रहेगा। तो कैसे करते हैं अपन, ऐसे समझ लेते हैं कि जो मास m है वो डिपेंड करता है किस पे, फोर्स पे, टाइम पे, और इनकी पावर्स अपन ले लेंगे a b c। तो यहां से अपने पास में m इक्वल टू k लिख दो, f a v b t c, और इसके बाद मास की डायमेंशन रहेगी आपके पास में m1 l0 t0 इक्वल टू, ये आपके पास में क्या बन जाएगा k, ठीक है ना।
और इसके बाद में फोर्स, तो के को अपन के की कोई डायमेंशन होती नहीं है, इसको अपन छोड़ देंगे। फोर्स की डायमेंशन क्या बन जाएगी अपने पास, m1 L1 t माइनस टू टू द पावर a और v L1 t माइनस वन b, टाइम टाइम है ये, तो t1 इसकी पावर क्या हो जाएगी आपके पास में c। इसके बाद आंसर देखना, देखो m1 L0 t0 इक्वल टू, यहां से मास की पावर क्या देगी आपके पास a, एम ए, लेंथ यहां पर भी और यहां पर भी है, तो यहां से a b तो a प्लस बी, और टाइम देखिएगा, टाइम कहां पे, यहां पे, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस टू ए, और यहां पर भी है तो माइनस बी माइनस टू ए, और यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा माइनस बी, प्लस में क्या देगा आपके पास है सी। इसके बाद में एलएचएस और आरएचएस इन दोनों को अपन कंपेयर करवा देते हैं। तो यहां से डायरेक्टली अपने पास एम की इक्वल टू 1 आ गया, एक तो ये आ गया। इसके बाद यहां पर आपके पास ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो यहां से आपके पास है बी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ए, तो यहां से आपके पास में b इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो यहां से अपन लिख सकते हैं -2a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहां से आपके पास में c इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस बी, तो 2a कितना हो जाएगा 2 प्लस b कितना हो जाएगा आपके पास -1, इसको आप लिख सकते हैं 2 - 1 इक्वल टू कितना देगा 1, तो यहां से आपके पास है c इक्वल टू कितना देगा 1 आ जाएगा। तो इसके बाद वापस अपन उसी फॉर्मूले पे चलते हैं, तो मास इक्वल टू f, f की जो पावर है वो अपन ने कितनी ली थी a की वैल्यू कितनी देगी 1, v की पावर क्या देगी आपके पास है b, तो b अपन ने कितना निकाल लिया -1, और टाइम की पावर क्या देगी आपके पास है c, तो ये अपने पास में कितना देगा 1, ये बात होगी। तो ये अपने पास इसकी डायमेंशंस आ गई भी, मास की डायमेंशंस आ गई किसके टर्म्स में, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपने फोर्स, वेलोसिटी और टाइम इन तीनों को अपन ने फंडामेंटल क्वांटिटी है वो कंसीडर किया है, ठीक है ना। तो ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर एक बार मैं आपको दोबारा से ब्रीफ रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स अपन ने पढ़ा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है, जिसका एस्टिमेशन किया जा सकता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था मेजरमेंट क्या होता है, तो मेजरमेंट होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की उसकी जो रेफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यू उसके साथ में कंपेरिजन, यानी उसका एस्टिमेशन करना, उसका मैग्नीट्यूड पता करना, उसी को अपन क्या बोलते हैं मेजरमेंट बोलते हैं। उसके बाद में अपन आए थे यूनिट पे, तो क्या होती है यूनिट क्या होती है, तो ध्यान से देखना, देखो यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक रेफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिसके मल्टीपल में उस क्वांटिटी को अपन मेजर करते हैं, वो यूनिट होती है। और उसके बाद में अपन ने बात की थी किसकी यूनिट सिस्टम की, तो क्या होती है यूनिट सिस्टम क्या होते हैं, जैसे एमकेएस यूनिट सिस्टम होता है, सीजीएस होता है, एपीएस होता है, वो अपन ने डिस्कस किए थे एक टेबल बना करके, आपको याद है ना। और उसके बाद में अपन ने ऐसा यूनिट सिस्टम, तो मैंने आपको बताया था ऐसा यूनिट सिस्टम होता है वो होती है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एमके सिस्टम, जिसके अंदर अपन ने कुल 7 तो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज को डिस्कस किया था और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को डिस्कस किया था। कौन सी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, एक तो रेडियन और एक स्टेरेडियन, एक तो प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल, वो अपन ने डिस्कस की थी। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशंस कुछ पावर्स होती है जिनको अपन किस पे लगाते हैं, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज पे लगाते हैं, किसके लिए, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद में जो डायमेंशनल, इसके बाद में अपने कई सारी क्वांटिटीज है, उस क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखा, वो अपने को मालूम होना चाहिए, फॉर्मूले से अपने उसकी यूनिट लिखी, यूनिट से अपने डायमेंशन लिखी, ठीक है ना, ये अपने काम किया। उसके बाद में अपने कन्वर्जन फैक्टर पढ़ा था, याद करो
कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में ले जाने के लिए अपन कुछ पावर्स, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज काम में लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, लेंथ उसको एमके से सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो आपको हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपका जो 100 है वो क्या बन जाएगा बताओ, 100 हो जाएगा, कन्वर्जन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में अपने जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो पढ़ा था, और डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। एलएचएस की डायमेंशन आरएचएस की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई भी आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, और ये आपके पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है ना। ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद में टू डिराइव न्यू रिलेशंस, उसके अंदर अपने 2 अच्छे इक्वेशंस किए, और बाकी आपके पास में जो भी आपको मॉड्यूल वर्कशीट क्वेश्चन बैंक आपको मिला है उसके अंदर भी कई सारे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। सारे के सारे क्वेश्चंस करने का तरीका अपना ये रहेगा, ठीक है ना। तो ये था अपना आज का लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर। अपन ने आज यूनिट्स और डायमेंशंस को कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेक्चर अपना फिनिश होता है इसी के साथ में। और आप हमारा CLC का जो यूट्यूब चैनल है CLC सीकर नाम से, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताज़ा अपडेट और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। और हमारा CLC सीकर का जो फेसबुक पेज है उसको भी आप लाइक करें। और लॉकडाउन के दौरान डेली 6:30 बजे राइट 6:30 PM CLC डायरेक्टर श्री श्रवण चौधरी हमेशा स्टूडेंट्स और गार्जियन से मुखातिब होते हैं, और उनकी जो भी क्योरीज है, उनकी जो भी बातें हैं, उनकी क्वेश्चंस है, उनका जवाब दिया जाता है, ठीक है।